बहुत ही अहम सवाल कि जिस तरह जनता दल सेकुलर पार्टी से हमेशा जुड़े रहे साथी नेहाल अहमद, एक शौहर किसी भी लाइन में शख्सियत हो, कामयाब हो, मगर जितना उसकी बीवी किसी भी लाइन से जहन को, शौहर के दिल को और कामों को परखती है, तो क्या तजुर्बा देखने को मिलता है कि अगर नेहाल अहमद इनकी हयाती में ऐसा मौका आता कि जनता दल सेकुलर पार्टी को जिस तरह छोड़ना पड़ा फ़िरका परस्ती के नाम पर, अगर नेहाल अहमद हयात होते तो क्या उनका फ़ैसला रहता? जानते हैं। बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अहम तजुर्बा साजिदा साथी नेहाल अहमद का। अगर वो हयात होते तो देवी गौड़ा की हिम्मत नहीं थी कि वो मोदी के साथ चले जाते या बीजेपी के हमरा चले जाते और फ़िरका परस्तों से तालमेल कर लेते। ये नेहा साहब के इंतकाल के बाद देवी गौड़ा को जो भी उन पर दबाव किसी ने भी डाला उनके पर, मैंने अपने शोहर के लिए जो लिखा था, कभी ख्वाबो ख्याल फ़िक्र नज़र में समाए हो, ख्वाबो ख्याल फ़िक्र नज़र में समाए हो, लगता है ज़िंदगी में मेरी लौट आए हों, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, पेवंद खाक हो कि भी पागल बनाए हो। लगता कभी यकीन कभी ये कयास है, लगता कभी यकीन कभी ये कयास है, मुझसे बिछड़ के भी वो मेरे आसपास है। मशअल बदस्त एक शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, मशअल बदस्त एक शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, सूरज गुरूब हो गया अपनी ज़मीन का। ये शेर साथी नेहाल अहमद की कब्र की नाम की तख्ती पर लिखा हुआ है। असेंबली चुनाव में पहली मर्तबा उम्मीदवारी के लिए कब और किस तरह साथी नेहाल अहमद को मौका दिया गया, इस पर क्या नेहाल अहमद की मेहनत रही, जानते हैं साजिदा साथी नेहाल अहमद से। बहुत ही अहम सवाल साबिक एमएलए नेहाल अहमद के ताल्लुक़ से कि शहर में कोई कहता है कि 25 साल एमएलए रहे, कोई कहता है 30 साल, कोई कहता है 35 साल, तो असल क्या उनका एक सफ़र रहा एमएलएशिप का, ये बताएंगे साजिदा साथी नेहाल अहमद। इस बारे में जानते हैं असल मालूमात। जिस तरह ज़िंदगी का एक साथ रहा साजिदा साथी नेहाल अहमद, इनकी शादी के बाद से इन्होंने नेहाल अहमद की वफ़ात तक इनके सियासी सफ़र में कोई वाक़यात या कोई एक वाक़या इनके जहन नशीन होगा जो आज भी इन्हें तरोताज़ा लगता है। जानते हैं उस वाक़े को या कुछ वाक़यात को साजिदा साथी नेहाल अहमद की ज़ुबानी। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साबिक मिनिस्टर साथी नेहाल अहमद की अहलिया। साथी नेहाल अहमद की 97वीं जन्मदिन पर कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं साजिदा साथी नेहाल अहमद से। साथी नेहाल अहमद की हयात पर, सियासी सफ़र पर, सियासी हालात पर हमारा पहला सवाल है। साथी नेहाल अहमद के सियासी सफ़र के आगाज़ को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगी साजिदा साथी नेहाल अहमद? जानते हैं स्क्रीन पर। नेहाल अहमद साहब का सियासी सफ़र सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद जनता दल, जनता पार्टी, जनता दल। 1978 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी, उससे कबल सोशलिस्ट पार्टी, और 1980 के बाद जब सरकार टूटी और टुकड़े हुए पार्टी के, तो जब जनता दल बनी तो जनता दल जब तक एक साथ थी, एक साथ सब रहे। उसके बाद जब जनता दल के अलग अलग टुकड़े हुए, जिसमें जनता दल सेकुलर, बीजेडी जनता दल
और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, तो निहाल अहमद साहब ने जनता दल सेकुलर देवी गौड़ा के ज़रिए बनवाई। जनता दल सेकुलर बनाने में, उसको परवान चढ़ाने में, देवी गौड़ा के हाथ में लीडरशिप देने में निहाल अहमद साहब का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। उस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर लालू प्रसाद यादव थे। हक भी उनका बनता था, लेकिन उन पर जो केस था चारा घोटाले वाला, वो उनकी मजबूरी बना। वरना अगर आरजेडी के रहनुमा लालू प्रसाद यादव अगर पार्टी को संभालते और उन पर वो केस न होता, जो साहब के पसंदीदा लीडर भी थे और एक बहुत अच्छे दोस्त और साथी भी थे, तो आज जनता दल का, उस वक्त की जनता दल की जो तरक्की हुई होती, उसका कुछ और ही असर हुआ होता और पार्टी को ज़बरदस्त ताकत मिली होती। लेकिन उन पर जो केस चारा घोटाले का हुआ, उसको लेकर निहाल अहमद साहब ने माजरत चाही उनसे और मजबूरन देवी गौड़ा को जनता दल सेकुलर बनाकर लीडरशिप सौंपी गई। हमारा अगला सवाल है कि असेंबली चुनाव में पहली मर्तबा उम्मीदवारी के लिए कब और किस तरह साथी निहाल अहमद को मौका दिया गया, इस पर क्या निहाल अहमद की मेहनत रही, जानते हैं साजदा साथी निहाल अहमद से। निहाल अहमद साहब, हारून अंसारी साहब, ये दोनों एक तरह से साथी थे। जब हारून अंसारी साहब पार्टी छोड़कर चले गए तो निहाल अहमद साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो अपने साथी के चले जाने से रोया करते थे। फिर उन्होंने हिम्मत यकजा की और वर्करों के हौसला अफजाई से खुद उम्मीदवारी की। 1967 में उन्होंने पहली बार कामयाबी हासिल की और हारून अंसारी साहब को शिकस्त दी। निहाल अहमद महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, इन्हें पहली बार मिनिस्टर बनने का मौका और कौन से पद पर नवाजा गया, जानते हैं साजदा साथी निहाल अहमद से। निहाल अहमद साहब हमेशा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर जनता पार्टी और जनता दल के सफ़र तक हमेशा असेंबली में अपनी पार्टी का गट नेता रहा करते थे। जो ग्रुप जनता दल का होता था या सोशलिस्ट पार्टी का या जनता पार्टी का, उसके वो लीडर रहा करते थे। जब 1987-88 में ऐसा भी मौका आया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 1978 में उन्होंने रोज़गार, हमी रोज़गार योजना के मिनिस्टर वो रहे। 5-7 खाते उनके पास उस वक्त थे। वो डिपार्टमेंट का काम उनकी तरफ था। उन्होंने हमी रोज़गार, बाहमी जो रोज़गार होता है उसके ज़रिए कामकाज किया और गरीबों को जो सड़क पर मजदूरी करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिले और अच्छा कामकाज मिले, इसके लिए कोशिशें की। उनके बारे में मशहूर था कि जहाँ कहीं सड़क पर काम चलता था वो रुक जाते थे और पैदल दूर मोटर खड़ी करके वो मज़दूरों के बीच आकर उनको पूछा करते थे कि तुमको मज़दूरी बराबर मिलती है कि नहीं, तुम्हारी मज़दूरी बढ़ा दी जाए क्या। उस वक्त जो आदिवासी लोग काम किया करते थे या गरीब मज़दूर, वो कहा करते थे कि हमको पूरी मज़दूरी मिलती है, हमको किसी और मज़दूरी की, किसी और पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अहम सवाल साबिक एमएलए निहाल अहमद के ताल्लुक़ से कि शहर में कोई कहता है कि 25 साल एमएलए रहे, कोई कहता है 30 साल, कोई कहता है 35 साल। तो असल क्या उनका एक सफ़र रहा एमएलएशिप का, ये बताएंगे साजदा साथी निहाल अहमद, इस बारे में जानते हैं असल मालूमात। निहाल अहमद साहब 67, 1978, 1980, 1985, 1990, 1995 इस तरह बार बार चुनकर आए और मेरा दावा है कि उनके काम काज की मुनासिबत से, उनकी खिदमत खल के मुताबिक जितनी झोपड़पट्टियाँ उन्होंने बसाई, जिस तरह मज़दूरों के हक़ के लिए वो लड़े, उन्होंने जिस तरह की तहरीकें चलाई जिसका नतीजा अख्ज़ किया गया, फिर वो मेयर रहते हुए, एमएलए रहते हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए, उन्होंने पानी से लेकर सड़क, एमएलए फंड ना होते हुए भी जो कामकाज किए वो आज के तमाम एमएलए पर भारी है। मेरा दावा है कि उन्होंने जो काम किए उसका एक हिस्सा
1/3 हिस्सा भी किसी एमएलए ने इस शहर की खिदमत का हक अदा नहीं किया। 25 साल से तो मैं देख रही हूँ कि एक ख़ानदान के 15 साल तक बाप बेटे रहे एमएलए, 10 साल से एक साहब एमएलए हैं, लेकिन खिदमत खल का जो जज्बा साहब में था, जो तड़प थी, जो काम करने का अंदाज़ था, जो हिकमत अमली थी, जो तरीक़ाकार था, वो आज दिखाई नहीं देता। वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी हर चौक चौराहों पर, रास्ते में, मैं अक्सर घर से रिक्शा से ऑफिस में आती हूँ रोज़ाना और जाती हूँ, कोई रोज़ ऐसा नहीं जाता कि किसी दिन किसी रिक्शा ड्राइवर ने मुझसे साहब का जिक्र न किया हो। कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उसके साथ की गई नेकी या शहर में की गई तहरीक का जिक्र आज भी चलता है। और साहब लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में अपने काम की वजह से ज़िंदा है। जिस तरह कहा जाता है कि निहाल अहमद के वर्करों के ताल्लुक़ से उनकी मोहब्बत और उनका कैसा रिश्ता है, घरेलू कहा जाता है, पहले पार्टी के नाम से निहाली परिवार भी कहते हैं, तो क्या रिश्ता इन्होंने देखा जब हयात थे साथी निहाल अहमद? वर्करों के दरमियान कभी हो सकता है डांट और कभी मोहब्बत किसी गलती पर। जानते हैं पूरे किस्से को साजिदा साथी निहाल अहमद से। निहाल अहमद साहब अपने वर्करों को अपने ख़ानदान का एक हिस्सा मानते थे। मैंने यहाँ तक देखा कि अगर कोई आदमी, कोई वर्कर ऑफिस में नज़र नहीं आया 1-2 दिन, तो वो पूछा करते थे कि ये कहाँ है, बीमार है, कहीं बाहर गांव गया है, क्या बात है। और जब उनको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता था तो वो उसके घर पहुंच जाया करते थे। वर्करों के लिए ये बात बड़े फ़ख्र की हुआ करती थी कि उनका लीडर उन्हें अपने घर का एक फ़र्द सिर्फ ज़बान से नहीं बोलता है, बल्कि उस पर अमली कदम भी उठाते हैं। लोगों के यहाँ शादियाँ हो, लोगों के यहाँ कोई तकलीफ़ हो, दवाखाने की बात हो, वो हर मौके पर बग़ैर किसी तशरीह के, बग़ैर किसी तरह की प्रोपेगेंडा के लोगों की मदद किया करते थे। कभी उसको इस तरह से नहीं बोलते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, जिस तरह के आज के ज़माने में होता है। उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया गया कि केम समक्षर के हिस्से में मैं सेवा दल के प्रोग्रामों में जाती हूँ, वहाँ बताया गया कि घर की खातून से, वर्कर औरत की बीवी से आकर साहब पूछा करते थे कि तुम्हारे घर में शादी के लिए इंतज़ाम है कि नहीं, और जो कुछ कम है या नहीं है तो वो उसको पूरा करते थे। और ये बातें सेवा दल, राष्ट्र सेवा दल के प्रोग्रामों में खाने के दौरान या मीटिंगों के दौरान अक्सर वर्करों ने की। इसलिए बिरादरान वतन आज भी निहाल अहमद साहब को अपने एक हमदर्द, अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं और उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना एक घर का आदमी दूसरे घर के आदमी से करता है। जिस तरह ज़िंदगी का एक साथ रहा साजिदा साथी निहाल अहमद, इनकी शादी के बाद से इन्होंने निहाल अहमद की वफ़ात तक इनके सियासी सफ़र में कोई वाक़यात या कोई एक वाक़या इनके जहन नशीन होगा जो आज भी इन्हें तरोताज़ा लगता है। जानते हैं उस वाक़े को या कुछ वाक़यात को साजिदा साथी निहाल अहमद की ज़ुबानी स्क्रीन पर। साहब हमेशा ऐसी बातों से दूर रहते थे जो बिला वजह प्रोपेगेंडे का बाज़ बनती हो। बड़े से बड़ा हादसा, बड़े से बड़ा वाक़या हो जाता था, वो उसको कभी अवाम या तकरीर में नहीं लाया करते, या मुझे जान का डर है या जान की धमकी दी जाती है। मैंने देखा कि जब गौ कशी का सवाल 1995-96 में मैं समझती हूँ आया था असम्बली में, साहब मगरिब के बाद से उनका बोलना शुरू हुआ तो वो गवर्नमेंट को इतनी ताकत से अपनी बात पेश करते थे और ये बात बार बार बोलते थे कि जो जानवर बूढ़ा हो जाएगा, किसान को उसका पैसा नहीं मिलेगा, किसान मजबूर और बेबस रहेगा। तुम जो फैसला करने जा रहे हो उस फैसले में इस बात का ख्याल रखो कि जानवर पालने वाला जानवर की कीमत वसूल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तुम सिर्फ एक मज़हब की दुश्मनी में फ़ैसला मत करो, जबकि कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने रात के 2 बजे तक मुसलसल तकरीरें की और अपनी बात रखी। यही नहीं बल्कि कभी ऐसा हुआ कि कोई हादसा वाक़या पेश आ गया असेंबली में, जब वो किसी चोर बदउनवान मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोलते थे तो हमारे घर में या आमदार निवास में
ख़त आते थे जान से मार देने की धमकी आती थी। और कभी मेरी तरफ से या निहाल अहमद साहब की तरफ से कभी स्टेज पर यह बात शेयर नहीं की गई कि हमको लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। बार बार आज हम देखते हैं कि लोग बार बार छोटी छोटी बातों को लेके सुपारी और ये और वो बोलते हैं। हमने ज़िंदगी भर कांग्रेस की मुखालिफत की, आज भी मुखालिफत कर रहे हैं, कल भी मुखालिफत करेंगे। लेकिन जहाँ बात फ़िरका परस्ती से लड़ने की आई, नफ़रत को ख़त्म करने की आई, संविधान को बचाने की आई, पिछली मर्तबा जब साहब हयात थे, जब उन्होंने कहा था कि फ़िरका परस्ती सर चढ़कर बोलेगी, इसलिए ज़रूरी हो गया है कि कांग्रेस का साथ दिया जाए। और हमने उनके ज़माने में हमारे कुछ वर्कर भी ऐसे थे, जैसे मौलाना सगीर, अभी इंतकाल हुआ बाबा का, हसन बाबा, ये लोग उठ के मीटिंग से चले गए थे कि तुम कांग्रेस का साथ देने की बात बोलते थे। साहब बोलते थे मैं कड़वा और जहरीला घूंट पी रहा हूँ, ना चाहते हुए ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी दूरअंदेशी मुझे ये बता रही है कि मोदी का सत्ता में आना, इक़्तिदार पर होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौम हम हैं और हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदा है। और इस तरह उन पर तो ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आए कि 2 बार जब वसंत दादा की सरकार शरद पवार ने गिराई तो वसंत दादा और प्रतिभा पाटिल जो बाद में सदर जमहूरिया भी बनी, उस वक्त वो कांग्रेस की बड़ी लीडर थी महाराष्ट्र की, प्रतिभा ताई पाटिल, दोनों साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम वज़ीर आला बन जाओ, हमको शरद पवार नहीं चलेगा। साहब ने कहा मैं कांग्रेस की मदद से कभी वज़ीर आला नहीं बनूंगा। दूसरा एक मरतबा फिर आया जब 1980 में सरकार पार्लियामेंट के मेंबरों के बोलने से इंदिरा गांधी ने मुरारजी के हटने के बाद बर्खास्त करने की बात की। इंदिरा गांधी ने खुद साहब से, मिनिस्टर थे उस वक्त साहब, बात की और उनसे कहा कि तुमको मैं कांग्रेस की तरफ से वज़ीर आला बनाती हूँ, सीएम बना देती हूँ, आप हमारे साथ रहो। निहाल साहब ने बहुत तल्ख जवाब दिया था कि मैं ऐसी जो कांग्रेस की तरफ से मिली हुई इस पर मैं पेशाब करता हूँ। और ये जुमला उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था। उनकी ज़िंदगी में बहुत मौके आए, कभी राज्यसभा में जाने का, आखिरी में तो शरद पवार की तरफ से भी राज्यसभा का ऑफ़र लेके 99 के बाद मजीद मेमन आए, मगर उन्होंने उस बात को भी कबूल नहीं किया। उससे पहले देवी गौड़ा के ज़माने में राज्यसभा में जाने की बात आई, उससे पहले वीपी सिंह के ज़माने में राज्यसभा में जाने की बात आई, लेकिन उन्होंने उसको कबूल ही नहीं किया। वो बेइंतहा अपने शहर से मोहब्बत करते थे और मालेगांव छोड़कर जाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक के एक इलेक्शन, बाय इलेक्शन हो रहा था यूपी में और चांद दिख गया रमज़ान का। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा मैं नमाज़ तो मालेगांव में ही पढ़ूँगा, नमाज ईदैन। और वो कैसे कैसे, कहीं हवाई जहाज़ से, कहीं कैसे, सुबह 6:30 बजे मालेगांव किसी न किसी तरीके से पहुँचे और उन्होंने बाकायदा नमाज ईद उल फित्र मालेगांव में ही अदा की। यह उनका अपने शहर से मोहब्बत का एक पैमाना था। एक बहुत ही अहम सवाल कि जिस तरह जनता दल सेकुलर पार्टी से हमेशा जुड़े रहे साथी निहाल अहमद, एक शौहर किसी भी लाइन में शख्सियत हो, कामयाब हो, मगर जितना उसकी बीवी किसी भी लाइन से जहन को, शौहर के दिल को और कामों को परखती है, तो क्या तजुर्बा देखने को मिलता है कि अगर निहाल अहमद इनकी हयाती में ऐसा मौका आता कि जनता दल सेकुलर पार्टी को जिस तरह छोड़ना पड़ा फ़िरका परस्ती के नाम पर, अगर निहाल अहमद हयात होते तो क्या उनका फ़ैसला रहता? जानते हैं, बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अहम तजुर्बा साजिदा साथी निहाल अहमद का। निहाल अहमद साहब ने ही जनता दल सेकुलर की बुनियाद रखी। बहालत मजबूरी देवी गौड़ा को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर चारा घोटाले का मामला सियासी एतबार से नहीं लाया गया होता तो लालू प्रसाद यादव पूरी जनता दल के लीडर होते और वो साहब की पसंद भी थे और एक अच्छे लीडर भी थे। लेकिन देवी गौड़ा को जानबूझकर बनाया गया। अगर साहब के ज़माने में
ये देवी गौड़ा इस तरह की हरकत की बात जो आज बोली गई, जो उन्होंने फ़िरका परस्तों के साथ तालमेल किया, कभी देवी गौड़ा की हिम्मत नहीं होती साहब के ज़माने में, उनकी हयाती में, कि वो फ़िरका परस्तों के साथ तालमेल करे। उनकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों की वोटिंग पर ही देवी गौड़ा को सेकुलर जनता दल का प्रेसिडेंट बनाया गया। साहब के बोलने से ही केरल के 2 MPs ने देवी गौड़ा को वोट दिया, और भी जो लोग थे यहाँ वहाँ, खुद बेंगलोर में भी, कर्नाटक में भी, और जहाँ जहाँ उस वक्त जनता दल बहुत ताकत में थी, उस वक्त निहाल अहमद साहब की वजह से ही देवी गौड़ा को चीफ बनाया गया, पूरी तरह से प्रेसिडेंट जनता दल सेकुलर का। अगर वो हयात होते तो देवी गौड़ा की हिम्मत नहीं थी कि वो मोदी के साथ चले जाते या बीजेपी के हमरा चले जाते और फ़िरका परस्तों से तालमेल कर लेते। ये निहाल साहब के इंतकाल के बाद देवी गौड़ा को जो भी उन पर दबाव किसी ने भी डाला, उनके बेटे या उनके पोते ने, मगर देवी गौड़ा की हिम्मत नहीं होती अगर साहब होते तो इस तरह बीजेपी के साथ तालमेल करने की। जैसा कि आपको पता हो कि निहाल अहमद की अहलिया ये एक बहुत बड़ी शायरा भी हैं, ये हमेशा अक्सर मुशायरों में भी नज़र आती हैं और शेर व शायरी में बहुत ही ज़्यादा इनकी दिलचस्पी है, साजिदा साथी निहाल अहमद की। तो साथी निहाल अहमद के आज 97वें जन्मदिन पर इनका क्या अशआर है जो आवाम के सामने स्क्रीन पर देना चाहेगी निहाल अहमद की हयात को लेकर, जानते हैं। मैं अपने बाप की शायराना सलाहियतों से मुतासिर होकर शायरा हूँ। पहले मैं ऑल इंडिया मुशायरों में भी पढ़ा करती थी, फिर मैंने अपने बच्चों की तरबियत के लिए मुशायरे और लिखना बंद किया। मैं 1969 से मजहबी मज़ामीन के साथ अदबी दुनिया में आई, बाद में समाजी इस्लाही और सियासी मज़ामीन लिखने लगी। सियासी मज़ामीन मुझसे लिखवाने में इनकलाब डेली के जो एडिटर थे अब्दुल हमीद अंसारी साहब, उनका बड़ा हाथ रहा। आज इस मौके पर मैंने अपने शोहर के लिए जो लिखा था, कभी ख्वाबो ख़याल फ़िक्र व नज़र में समाए हो, ख्वाबो ख़याल फ़िक्र व नज़र में समाए हो, लगता है ज़िंदगी में मेरी लौट आए हों, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, शायद इसी को कहती है दुनिया तिलस्म इश्क, पेवंद खाक हो कि भी पागल बनाए हो। लगता कभी यकीन कभी ये कयास है, लगता कभी यकीन कभी ये कयास है, मुझसे बिछड़ के भी वो मेरे आसपास है। एक और शेर जो पूरी तरह से मेरे जहन में भी नहीं है, इन्होंने एक मरतबा उनकी बरसी पर एटीटी स्कूल के पास ये शेर कहा था, ए साजदा बख्शा खुदा ने तुझे ऐसा शौहर। ये पूरा शेर मुझे भी जहन नशीन नहीं हो सका, जानते हैं साजदा साथी निहाल अहमद। ए साजदा तुझे बख्शा खुदा ने वो शौहर, हर एक काम है जिसका इबादतों जैसा। ए साजदा तुझे बख्शा खुदा ने वो शौहर, हर एक काम है जिसका इबादतों जैसा। साहब ने ज़िंदगी भर खिदमत खल्क, बेलौस खिदमत खल्क की, बदउनवानी से पाक उनकी सियासी ज़िंदगी रही, और बदउनवानी से पाक सियासी ज़िंदगी के लिए ही आज उनके उसूलों पर चलते हुए हम लोग फ़िरका परस्त पार्टी, जब फ़िरका परस्ती जब जनता दल सेकुलर में शामिल हो गई तो हमने समाजवादी पार्टी का रुख जानबूझकर किया। और हम तन्हा नहीं गए, बल्कि मैंने महाराष्ट्र के वो सियासी वर्कर जो मेरे साथी हैं, जो जर्नलिस्ट भी है, बहुत सारे जो राष्ट्र सेवा दल के हैं या जो सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल हैं, उनको भी मैं समाजवादी पार्टी में ले गई। वो मेरे साथ आए, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हम लोग निहाल साहब के उसूलों को की पासदारी के लिए, उनकी सोच और फिक्र मुताबिक चलने के लिए आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी, आरजेडी, जनता दल सेकुलर जो थी वो, और बीजेडी उड़ीसा की, बिजू जनता दल, ये सब एक ही पार्टी के टुकड़े हैं। और हमें खुशी है कि हमने समाजवादी जो नज़रियात है उसकी हामिल पार्टी को अपने लिए चुना। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मशअल बदस्त एक शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, मशअल बदस्त एक शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, सूरज गुरूब हो गया
अपनी ज़मीन का। ये शेर साथी निहाल अहमद की कब्र की नाम की तख्ती पर लिखा हुआ है, जो साजदा साथी निहाल अहमद के हुक्म पर ही वहाँ लिखा गया। तो ये शेर किस तरह ये शेर इनके जहन में आया कि ये मुनासिब रहेगा वफ़ात होने के बाद पार्टी पर कब्रों पर लिखने के लिए, इसकी एक क्या लॉजिक है इसके पीछे, जानते हैं आखिरी सवाल साजदा साथी निहाल अहमद से। साहब के इंतकाल के बाद मुश्ताक अहमद मुश्ताक इन्होंने एक शेर लिखा जो बुलंद ने आकर मुझे बताया। वो शेर था, मशल बदस शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, मशल बदस शख्स का अब कीजिए इंतज़ार, सूरज गुरूब हो गया अपनी ज़मीन का। और ये शेर मुझे पसंद आया। मेरे बेटे ने मुझसे इजाज़त ली, मैंने उसकी इजाज़त दी, और इजाज़त के बाद मुश्ताक अहमद मुश्ताक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से इस तरह का शेर लिखा और बहुत अच्छा शेर लिखा।